हेलो दोस्तों, चलिए आज का हमारा न्यू टॉपिक है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट हमारा सेकंड चैप्टर है। हमारा मोल कंसेप्ट का फार्मूला और कंसेप्ट वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो हम गैसियस स्टेट, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का सेकंड चैप्टर। इसमें हम सभी फार्मूला और सभी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है सब हम इसमें इंक्लूड किए हैं और अच्छे से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडियल गैस का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी गैस ला का क्वेश्चन आता है, तो हमको सिर्फ एक चीज करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बिफोर द प्रोसेस और नंबर ऑफ गैस आफ्टर द प्रोसेस। जो नंबर ऑफ मोल्स जो बिफोर द प्रोसेस है उसको इक्वल टू कर देना है नंबर ऑफ गैस ऑफ आफ्टर द मोल ऑफ जो उसका मोल है उसको आफ्टर प्रोसेस जो होगा। तो एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, इससे हम निकाल लेंगे। एन का हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक फार्मूला बताया था, पी वी इक्वल टू आर टी। तो पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन आर इंटू टी इनिशियल, ये बराबर हो जाएगा पी फाइनल इंटू वी फाइनल अपॉन आर इंटू टी फाइनल के। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं किसी क्वेश्चन में दिया रहे कितना परसेंट प्रेशर इंक्रीज किया प्रेशर डिफरेंस, अगर प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है कितना परसेंट प्रेशर इंक्रीज किया, उसके रिस्पेक्ट में फार्मूला हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल इंटू 100 कर देंगे। सॉरी दोस्तों। फिर आगे हम देखते हैं टेम्परेचर को यहाँ पे हम केल्विन में रखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। नो केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस, ये हम फार्मूला यानी मोल इनिशियल और मोल फाइनल का तभी लगाएंगे जब कोई भी रिएक्शन ना हो रहा हो तब लगाएंगे। और यहाँ पे आर की वैल्यू 3 होती है। 0.0821 एटीएम में जो होगी और 8.314 ये जूल का होगा। 2 कैलोरी होगा, ये कैलोरी में होगा। लेकिन हम यूज कौन से करेंगे, 0.0821 एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हम यूज फार्मूला करेंगे। इसमें ये वैल्यू हम पुट करेंगे आर की जगह पे अगर कहीं दिया है। वैसे पे आर आर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कहीं पे अगर यूज करना पड़े तो ये यूज करेंगे। सॉरी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इफ गैस मिक्सचर प्रेजेंट इन सम सेम कंटेनर, अगर गैस मिक्सचर प्रेजेंट है किसी सेम कंटेनर में तब हम क्या करेंगे, जैसे 2 गैस मिक्सचर प्रेजेंट है सेम कंटेनर में, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे। प्रेशर ऑफ गैस ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, जो प्रेशर होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पे। जैसे हमारा गैस एक कंटेनर है, उसमें गैस ए है और गैस बी है, तो गैस ए का जो हो जाएगा उसका हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, दूसरे का हो जाएगा पी वी वी इक्वल टू एन बी आर टी। यहाँ पे ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है और एन को हम इस साइड ले लेंगे तो पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा। तो यही हमारा ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो टोटल पी क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर और वैल्यूम क्या आ जाएगा, एन वन प्लस एन वी एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी, ये हमारा टोटल आ जाएगा। जो यहाँ पे प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। जैसे उसमें मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू था वही मोल के रेशियो के बराबर था, इसमें जो प्रेशर की वैल्यू होगी वही मोल के वैल्यू के बराबर होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। आइडियल गैस के क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की होती है। एक तो एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, इससे हम करेंगे, या तो अपना सिंपल मेथड पी वी इक्वल टू एन आर टी से करेंगे। हमेशा ये वाला वैलिड हो जाएंगे 90%। एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, एन की वैल्यू क्या होती है पी वी अपॉन आर टी, तो पी वी अपॉन आर टी इनिशियल, पी इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी फाइनल वाला वैल्यू। ठीक दोस्तों। उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो इसमें हमारा गैस लॉ में पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो होता है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स होते हैं, जो मोल्स और टेम्परेचर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो जब दोस्तों हमारा टी और एन टेम्परेचर और मोल जब कांस्टेंट हो गया इस फार्मूले में पी वी अपॉन एन आर टी में, जब हमारा टेम्परेचर और मोल दोनों कांस्टेंट हो गए तो पी वी बराबर किसके बचेगा, आर का। आर तो खुद ही कांस्टेंट है, तो पी वी बराबर का क्या बचेगा, एक हम कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट लेते हैं जैसे के, तो पी वी बराबर हमारा के हो जाएगा। के पी वी बराबर के हो गया तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। ये हमारा बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला हो गया, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। और के बराबर जो हो जाएगा वो एन आर टी के हो जाएगा। के जो होता है हमारा स्लोप होता है, के हमारा जो होता है स्लोप होता है, ये एनआरटी के बराबर होता है। के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है, यानी के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, मतलब जो स्लोप होगा वो मोल के और उसके बाद टेम्परेचर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होगा। जो यहाँ पे कांस्टेंट रहे दोस्तों उसी के प्रोपोर्शन में ये आएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं पी और 1 अपॉन वी के टर्म में, जिसका स्लोप ज्यादा होगा जिसका उसी का हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो T1 का स्लोप ज्यादा है तो T1 का टेम्परेचर ज्यादा। फिर उसके बाद T2 का स्लोप ज्यादा है तो T2 सेकंड नंबर पर, T3 का फिर उसके बाद लास्ट में आता है तो T3 लास्ट में आएगा। पी वी अपॉन पी के टर्म में जो आएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा पी और वी के रिस्पेक्ट में ही बनेगा। यहाँ देखिए दोस्तों पी और वी के रिस्पेक्ट में ही ग्राफ बनेगा। जब टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है तो पी और वी के रिस्पेक्ट में ही ग्राफ बनेगा हमारा। तो यहाँ पे सेम ये स्ट्रेट लाइन ये भी आएगा, पी वी बराबर के इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि पी वी बराबर के होता है और के बराबर एन आर टी होता है, तो टेम्परेचर के भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें भी T1 सबसे ज्यादा है, फिर T2 है, फिर उसके बाद T3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, इसका भी ग्राफ में T1 जिसका स्लोप बॉयल्स लॉ में ये जानते रहे, जिसका स्लोप ज्यादा आएगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। उसके बाद आता है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारा क्या कहता है, चार्ल्स लॉ हमारा आता है, ये कहता है दोस्तों कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स, इसमें प्रेशर और मोल कांस्टेंट होते हैं। बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होता है।
जब ये हमारा इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रेशर एंड मोल कांस्टेंट, प्रेशर ये हो गया, मोल ये हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी, तो आर तो खुद ही कांस्टेंट है, तो वी बराबर केटी हो जाएगा, कि हमारा कांस्टेंट ले रहे हैं अपने आप से, तो वी बराबर केटी हो जाएगा। तो वी बराबर केटी हो गया, तो के को हम इस साइड लेंगे तो वी अपन टी हो जाएगा। तो V1T1 बराबर V2T2 इक्वल टू V3T3, ये हमारा चार्ल्स लॉ का फार्मूला हो गया। तो V बाई टी इक्वल टू के हो गया। ये इसी जो V और T का कहीं पे ग्राफ दिखे तो समझ जाए ना चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। और के बराबर जो होगा हमारा NR बाई पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए P और N हमारा कांस्टेंट हो गया, तो के बराबर क्या आएगा, NR बाई NR बाई पी, ये हमारा के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा कांस्टेंट है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन P के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 के अपान में है। जब भी V और T का रिलेशन दिखे तो चार्ल्स लॉ हमारा समझ जाइएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जिसका स्लोप V और T के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर प्रेशर पूछ रहा है तो जिसका स्लोप कम रहेगा उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका स्लोप कम है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यह 1 अपान में है दोस्तों, तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे अगर हमको पूछ रहा है ये एन आर बाई पी पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये P1 ज़्यादा होगा P2 से, P1 ज़्यादा होगा P2 से। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेशर जो है जिसका प्रेशर का स्लोप कम आ रहा है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका स्लोप कम आ रहा है तो P2 ज़्यादा होगा, यहाँ पे हमारा P2 का स्लोप कम आ रहा है तो P2 ज़्यादा होगा। लेकिन ये मोल्स में उल्टा है, मोल्स में जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मोल्स में ज़्यादा स्लोप आएगा। जैसे मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका स्लोप ज़्यादा तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा, N1 की वैल्यू ज़्यादा। लेकिन प्रेशर में उल्टा है, प्रेशर में जिसका स्लोप कम उसकी वैल्यू ज़्यादा, मोल्स में जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा गैल्यूसैक लॉ। गैल्यूसैक लॉ को हम आइसोक्रोटिक प्रोसेस कहते हैं, इसको तो हम भूल गए बताना आपको। हम देखते हैं बॉयल्स लॉ को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ये इसमें जो होता है टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा चार्ल्स लॉ को आइसोबारिक कहते हैं, ये हमारा इसमें प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा गैल्यूसैक लॉ को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें वॉल्यूम और एन मोल, वॉल्यूम और एन से मोल कहते हैं, मोल कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट होता है। तो P बराबर इसमें KT हो जाएगा और P बाई टी कर देंगे तो K बराबर P बाई टी आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, या इक्वल टू और कर देंगे P3 बाई T3। इसमें P बाई टी का जो होगा ग्राफ बनेगा और K बराबर NR बाई V होगा। इसमें मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैल्यू के। कहीं भी अगर किसी भी ग्राफ का अगर मोल पूछ रहा है, किसी भी ग्राफ का अगर मोल पूछ रहा है तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मोल ज़्यादा, आप ये बात याद रखिए। किसी भी लॉ का अगर हमसे पूछ रहा है तो जिसका मोल ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका मोल ज़्यादा। और अगर जैसे चार्ल्स लॉ पूछ रहा है उसमें प्रेशर का पूछ रहा है तो जिसका प्रेशर स्लोप कम उसका प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम पूछ रहा है तो जिसका वॉल्यूम का स्लोप कम वो ज़्यादा। ठीक दोस्तों, तो ऐसा ग्राफ इसका भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्राफ है तो वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V2 का स्लोप कम है तो V2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्लोप जो होता है NR बाई V के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लोप जो है V के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V1 का स्लोप ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V2 का ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप ये सब फार्मूला मत यूज कीजिएगा, जो यहाँ पे V1 बाई V2 ये सब है। कोई भी फार्मूला, कोई भी गैस लॉ का क्वेश्चन हो सिर्फ N इनिशियल इक्वल टू N फाइनल कर दीजिएगा बस। P1 V1 अपान RT, P2 V2 अपान R2, ये फार्मूला कर देंगे, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार इसको हम यहाँ से समराइज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हमारा बॉयल्स लॉ का हो गया आइसोथर्मल का। चार्ल्स लॉ का क्या कहता है, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये चार्ल्स लॉ का हो गया। गैल्यूसैक लॉ का क्या कहता है, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। इसमें कांस्टेंट क्या होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर एंड मोल कांस्टेंट होता है। उसके बाद गैल्यूसैक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और एन कांस्टेंट होता है। इसमें ग्राफ जो होगा P और V का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे V बाई टी का ग्राफ बनेगा, यहाँ P बाई टी का ग्राफ बनेगा। इसमें स्लोप जो होता है बॉयल्स लॉ में K बराबर NRT होता है, इसका स्लोप होता है NR बाई P के, इसका स्लोप होता है NR बाई V के। ये इसमें दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसी की वैल्यू ज़्यादा। इसमें मोल सबका सबके में सब में सेम है, मोल का सब में सेम है, लेकिन चार्ल्स लॉ में प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और गैल्यूसैक लॉ में वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे एक छोटा सा लॉ और कहते हैं आवोगाद्रो का लॉ। आवोगाद्रो के लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और V बाई एन जो होता है इसका ग्राफ बनेगा, V बाई एन ग्राफ बनेगा। इसका फार्मूला आएगा V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। दोस्तों कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कंट्रेशन इन वॉल्यूम तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम उसको कहते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल। मोल को बराबर कर देंगे, इनिशियल और फोल को, इनिशियल और फाइनल के मोल को बराबर कर देंगे, यहाँ से वॉल्यूम हमको निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है PV अपान RT, P2 V2 अपान RT। मोल इनिशियल मोल फाइनल के बराबर हो जाएंगे। यही फार्मूला हमारा सभी गैस लॉ में वैलिड होता है। किसी भी गैस लॉ का क्वेश्चन आए सिर्फ यही
प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा। फिर यहाँ पे प्रेशर दिया रहेगा, वॉल्यूम पूछेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा। तो यहाँ से हम वॉल्यूम को V2 को फाइंड कर लेंगे दोस्तों, किसी भी गैस ला का क्वेश्चन रहे। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो मोल का गैस का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा, जो प्रेशर का रेशियो है वही मोल का रेशियो होगा। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ए अपॉन वेट बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, क्योंकि मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर जो अपना प्रेशर का होगा वही अपना मोल का होता है, प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। ये अपना एक से हो गया, ये अपना डाल्टन का लॉ है। तो पी ए इंटू वी अपॉन एन ए इंटू आर टी, पी बी इंटू वी एन बी इंटू आर टी। तो यहाँ पे टोटल ये टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम, टोटल मोल एन और बी के, फिर आर टी, यही हमारा फार्मूला हो गया डाल्टन लॉ का। ठीक दोस्तों, उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम देखते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस फ्रॉम होमोजेनियस गैसियस मिक्स, ये हो गया हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है प्रेशर इंटू ए अंडर रूट में आर अंडर रूट में 4 पाई एम टी, पी ए अपान अंडर रूट में 4 पाई एम टी। पी बराबर प्रेशर ऑफ गैस, ए अपान एरिया ऑफ ओरिफिस, टी बराबर टेम्परेचर और एम बराबर मॉलिक्यूलर वेट। ये भी इसका एक फार्मूला होता है जो आर के टर्म में दिया होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन वो भी अंडर रूट में है और मॉलिक्यूलर के भी अंडर रूट में है। ये हमारा जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको याद रखिएगा। और रेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के अंडर रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी फार्मूले से सब डिराइव किए गए हैं दोस्तों। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है गैस का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मोशन कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो कम होगा। आर बराबर 1 अपान अंडर रूट में मॉलिक्यूलर वेट, पी जो होता है प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के होता है। लेकिन एरिया ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो 1 अपान अंडर रूट में डेंसिटी के इक्वल टू होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन में जो होता है 1 अपान अंडर रूट में टेम्परेचर होता है, लेकिन डिफ्यूजन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में टेम्परेचर का वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक, सब फार्मूले आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, सब फार्मूले इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हम डेंसिटी का देख लिए, अंडर रूट में इनवर्स में है। मॉलिक्यूलर का वेट का देख लिए, डिफ्यूजन में ये भी अंडर रूट में इनवर्सल प्रोपोर्शनल है। तो उसके बाद इसका टोटल फार्मूला आ जाएगा R1 बाई R2 अंडर रूट में D2 बाई D1 इक्वल टू अंडर रूट में M2 बाई M1। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर 2 वाला होगा, नीचे 1 वाला होगा। तो हमारा डिफ्यूजन अकर्स इन ए ट्यूब, अगर ट्यूब में डिफ्यूजन पूछ रहा है उसके लिए फार्मूला है L1 बाई L2 इंटू T2 बाई T1 अंडर रूट में M2 बाई M1। यहाँ पर दिया गया है L1 क्या है, T1 सेकंड में लेंथ है और L2 जो है T2 सेकंड में लेंथ है। उसके बाद देखते हैं डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। डिफ्यूजन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गैस में क्या दिया है दोस्तों। ठीक, उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो N1 बाई N2 इंटू T2 बाई T1 अपान अंडर रूट में M2 बाई M1। फिर डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के टर्म अगर पूछे तो V1 बाई V2 इंटू T2 बाई T1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। और यही अगर हमको पूछे अमाउंट ऑफ गैस के टर्म में पूछे तो W1 बाई W2 इंटू T2 बाई T1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूलर वेट होगा M1 बाई M2 होगा दोस्तों। सब में M2 बाई M1 लेकिन यहाँ पे M1 बाई M2 में होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और प्रेशर वेरिएबल पूछे तो R1 बाई R2 इक्वल टू P1 बाई P2 अंडर रूट में M2 बाई M1, या ऐसे सबकी तरह कर सकते हैं R1 बाई R2 इंटू P2 बाई P1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1 है। और यही नंबर ऑफ मोल्स और रेट ऑफ डिफ्यूजन में ये हो जाएगा फार्मूला जो प्रेशर का होगा, क्योंकि वही मोल्स का होगा तो ये इसका भी फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो आप सब फार्मूले इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ओरिफिस वेरिएबल अगर दिया रहे तो उसके लिए पूछे तो R1 बाई R2 इक्वल टू A1 बाई A2 अंडर रूट में M2 बाई M1। सब जगह M2 बाई M1 होगा, सिर्फ एक जगह यही छोड़ के अगर गैस के अमाउंट ऑफ गैस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ M1 बाई M2 होगा। ठीक, और टेम्परेचर वेरिएबल पूछे तो R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1 इंटू T2 बाई T1, ये भी अंडर रूट में हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज देखते हैं KTG। के का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी वो 3/2 RT पर मोल होता है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT होता है और यह नंबर ऑफ मोल्स है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 R/NA ये अवोगाद्रो नंबर इंटू T के बराबर होता है। इसको 3/2 KT लिखते हैं, पर मोल्स होता है ये 3/2 KT इंटू N, ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में N से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स रहता है तो मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मोल्स है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ एक फार्मूला याद कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT या 3/2 PV, इसको हम याद कर लेते हैं दोस्तों। गैस कलेक्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, गैस कलेक्शन ऑफ बिलियंस मॉलिक्यूल्स आर एटम। जो गैस होता है कलेक्शन ऑफ बिलियंस मॉलिक्यूल्स आर एटम के बराबर होता है। डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं ये लोग, इसी को हम KTG कहते हैं। इसके तीन चार मेथड हैं, जैसे URMS, V एवरेज और UM। ये URMS स्पीड हो गया, E एवरेज स्पीड हो गया, ये अपना MP हो गया दोस्तों। तो इसको हम नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक,
तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं रूट स्क्वायर, जो वी एम आर एस आर एम एस है हमारा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में 3RT/m, और इसका दूसरा फार्मूला होता है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में 3PV/m, और डेंसिटी के टर्म में 3P/dm हो जाएगा, डेंसिटी मोलर डेंसिटी के टर्म में। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस वी एवरेज अगर पूछे तो वी एवरेज बराबर अंडर रूट RT/m होता है, पीवी के टर्म में ये फार्मूला और डेंसिटी के टर्म में ये फार्मूला। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वी एम पी के टर्म में पूछे तो वी एम पी बराबर अंडर रूट 2RT/m, पीवी के टर्म में ये और डेंसिटी के टर्म में ये। अब पहला फार्मूला याद रखिएगा, वी आर एम एस का फार्मूला होता है अंडर रूट 3RT/m, वी एवरेज बराबर अंडर रूट RT/m, फिर उसके बाद 8RT/m, फिर वी एम पी बराबर रूट 2RT/m। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर हमसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वी आर एम एस होता है, फिर वी एवरेज होता है, फिर वी एम पी होता है। राम नाम के ट्रिक से याद रखिएगा, RAM, सबसे ज़्यादा वी आर एम एस, फिर वी एवरेज, फिर वी एम पी। टेम्परेचर T1 पे वी आर एम एस, टेम्परेचर T2 दिया है तो वी एवरेज, और T3 दिया है तो वी एम पी। अगर ये तीनों इक्वल हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, वी आर एम एस इक्वल है वी एवरेज के, वी इक्वल एवरेज है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के, ये तीनों इक्वल हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। सबसे ज़्यादा तो टेम्परेचर होगा T3 का होगा, फिर T2 का होगा, फिर T1 का होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन जो होता है P+N²A/V², दूसरे ब्रैकेट में V-NB = nRT। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है, P+N²A/V², दूसरे ब्रैकेट में V-NB = nRT। ये फार्मूला PV = nRT से डिराइव किया गया है वंडरवाल गैस इक्वेशन का। फिर इसमें अगर वॉल्यूम का टर्म को हम करेक्शन करते हैं, जैसे ये वॉल्यूम का टर्म है, इसको हम करेक्शन करते हैं तो क्या होगा, V बराबर 4/3 πr³ × 4 × Na। ये B का फार्मूला था, B जो यहाँ पे V दिया है, ये देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला ये होता है 4/3 πr³ × 4 × Na, लेकिन इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है। और B बराबर होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। B जो होता है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 4 × एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस × Na, ये हमारा B का फार्मूला। और B बराबर होता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। B जो होता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पे BCH4 दिया और BH2 दिया है, तो इसमें पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा, तो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो CH4 का ज़्यादा होगा, तो CH4 का ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर के टर्म में अगर करेक्शन करते हैं तो प्रेशर बराबर क्या देता है, N²A/V², तो प्रेशर में N²A/V² है। तो करेक्शन अगर करते हैं इंट्रैक्शन और अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स में होता है, तो ए जो होगा अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल्स, ए जो होता है यहाँ पे हमको दिया है। बी क्या था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और ए क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ए को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और बी को क्या बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ए जो होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के होता है, ए जो होता है वो पोलैरिटी ऑफ गैस होता है। H2 और NH3 किस में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो NH3 में ज़्यादा होगी, ठीक दोस्तों, उसी का ए भी ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हमको फार्मूला याद कर लीजिएगा, P बराबर N²A/V², दूसरे ब्रैकेट में V-NB = nRT। मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ वंडरवाल गैस इन डिफरेंट कंडीशन, जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन निगलेक्ट कर देना। अगर हमको कहीं भी वंडरवाल का हमसे पूछ रहा है मॉडिफिकेशन इक्वेशन, तो जो टर्म, जैसे प्रेशर का टर्म हाई बोला है तो उसी को निगलेक्ट कर देंगे, अगर वॉल्यूम का टर्म हाई बोला है तो वॉल्यूम का टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, तो हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम बोल रहा है, तो हाई प्रेशर वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। तो प्रेशर में ये जो टर्म है N²A/V², इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो कोई हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, P × V-NB फिर = nRT। और इसका जो होता है रिपल्सन फोर्स जो होता है वो डोमिनेट करता है, ये जो जेड जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम में Z = 1 होता है। तो जब Z ग्रेटर देन 1 होगा तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा और वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर बोल रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम के टर्म को निगलेक्ट करेंगे, तो प्रेशर का पूरा टर्म आएगा P+N²A/V² × V-NB जो होता तो वो हट जाएगा, तो डायरेक्ट V बचेगा, तो V बराबर nRT। जो टर्म हाई हो उसी को गायब कर देंगे, तो यहाँ पे Z जो होगा वो <1 होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा और निगेटिव वैल्यू आएगी। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रियल गैस जो होगी बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में रियल गैस जो होता है वो बिहेव करेगी। और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में लीस्ट डेविएशन होता है, और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में मोर डेविएशन होता है। इसको आप सब लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे ही टू कॉपी नोट्स बना लीजिएगा। वेरी हाई मोलर वॉल्यूम पर भी रियल गैस जो होता है आइडियली बिहेव करती है दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं रियल गैस इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे Z बराबर PV = nRT होता है, ये Z हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मान ले रहे हैं, वो जो होता है PV बराबर nRT के बराबर होता है। कोई भी गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट करता है वही शो करता है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कोई भी गैस आइडियल नेचर से कितना डेविएशन शो करती है वही है Z हमारा। यदि Z बराबर 1 है तो आइडियल गैस ही है ना।
फिर उसके बाद अगर जेड ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वो रियल गैस हो जाएगी। अब जेड ग्रेटर देन 1 नहीं है तो इसका दो चांस है, या तो वो ग्रेटर देन 1 हो या तो लेस देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट, लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट। तो यहाँ पे V जो होगा वी आर ज़्यादा हो जाएगा V इनिशियल से, जो वी आर ज़्यादा होगा वो वी आई से ज़्यादा होगा। ये रियल गैस हो गया, ये आइडियल गैस हो गया। तो यहाँ पे जब रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट किया है तो यहाँ पे रियल गैस ज़्यादा हो जाएगी वॉल्यूम और आइडियल गैस का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइडियल गैस का ज़्यादा हो जाएगा रियल गैस से वॉल्यूम। ठीक दोस्तों, और इसमें पी वी बराबर NRT, एफ इक्वल टू 0, वी एम बराबर 22.4 लीटर। ये तो अपना आइडियल गैस का इक्वेशन है पूरा। जेड इक्वल टू 1 तो आइडियल गैस, जेड नॉट इक्वल टू 1 तो ये रियल गैस। इसमें दो केस, या तो ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन 1, रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट, इसमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट। जेड अगर 1.1 है तो वेरी लेस डेविएट होगा, और 1.7 है तो मोर डेविएट होगा। फिर अगर हम देखते हैं जेड S2 और हीलियम और हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, जेड ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एट रूम टेम्परेचर। अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए होता है जेड सिर्फ ग्रेटर देन 1 होता है, और किसी के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए जेड ग्रेटर देन 1 होता है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, बाकी कहीं नहीं होगा। अदर गैस के लिए जेड जो होता है लेस देन 1 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट करेगा, जिसका ग्राफ हमारा नीचे से बनेगा, बाकी हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ ऊपर से बनेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं डेप्थ ऑफ कर्व। डेप्थ ऑफ कर्व जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ कर्व जो होता है इंट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर में डेप्थ किसका ज़्यादा है, दूसरे वाले का, तो ये कम हो जाएगा, तो पहला वाला हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो T1 ज़्यादा हो जाएगा T2 से। जिसके नीचे और जिस पर गैस को लिक्विफाई किया जा सके उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला है। क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू होता है 8 × A/27 RB। ए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है और बी जो होता है साइज हमारा बताता है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला हो गया। क्रिटिकल प्रेशर का फार्मूला जो होता है PC बराबर A/27 B² होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है VC होता है 3B के बराबर होता है। बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है, रियल गैस जब बिहेव करता है आइडियल गैस की जैसे, तो उसे हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। TB बराबर A/RB होता है, ये सब आप याद कीजिएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है ये 2A/RB के बराबर होता है, या 2 बराबर TB के होता है बराबर। TB मतलब बॉयल्स टेम्परेचर के बराबर होता है। कहीं पूछा जाए हमको इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में कौन सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्डर उसका बताइए, तो इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू 2A/RB होती है। उसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर आता है, जिसका वैल्यू होता है A/RB होता है। फिर उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारा 8A/27 RB। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम आपको सोच रहे हैं एक क्वेश्चन करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि गैस लीक आउट और रिएक्शन नहीं कर रही है, लीक आउट नहीं हो रही है और रिएक्शन नहीं कर रही है, तो N इनिशियल इक्वल टू N फाइनल कर देंगे, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल अपन RT इक्वल टू P2V2 अपन RT2, ये हमारा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिएगा, सेम गैस ला के क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब N इनिशियल और N फाइनल से हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ये भी हमारे प्रेशर की मोल रेशियो होगा, जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट ये लग जाएगा। यहाँ पे प्रेशर दिया है और टोटल प्रेशर, फिर मोल अपन टोटल मोल, इसी से हमारा लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एक दो फार्मूले और बचते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ गैस का फार्मूला होता है P प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। ये हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ गैस का फार्मूला। डेंसिटी ऑफ गैस अगर सेम लिया गया है सेम गैस के लिए, तो PT इसका डायरेक्ट हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PT, क्योंकि सेम गैस है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, R सेम होगा, तो ये PT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर सेम डिफरेंट गैस है तो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टेम्परेचर ले लेंगे, तो ये हमारा डिफरेंट गैस के लिए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं दोस्तों, कहीं कहीं ये हमको नहीं याद होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सबकी यूनिट हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है 1 मीटर क्यूब दिया है, तो ये 10³ लीटर के बराबर होता है, 10³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और यही 10³ cc के बराबर होता है सेंटीमीटर के, और 10³ ml के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 ml जो होता है 1 cc के बराबर होता है। ठीक, अब प्रेशर की यूनिट देते हैं, 1 atm जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HD होता है, 760 mm ऑफ HD के बराबर होता है, 760 टॉर्क के बराबर होता है, 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, 1.01 बार के बराबर होता है। इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं 10⁵ पास्कल के बराबर होता है 1 atm, या 1 बार के बराबर होता है 1 atm। यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, केल्विन में दिया रहेगा, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। ऐसा यूनिट इसका केल्विन होता है।
और आर की वैल्यू हमने आपको 3 बताई है, 0.0821 और 8.314 और 2। तो हम ज़्यादा करके एटीएम वाली यूज करेंगे इसमें, 0.0821। और 0.081 को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप रखिए, याद रखिएगा 1/12। 1/12 करके आप करेंगे सॉल्व, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, जो हमारा के बार बार आता था, जिसको हम कांस्टेंट लेते थे, के बराबर होता है 1/r आर बराबर एन। आर की वैल्यू आपको पता ही है, एन की वैल्यू अवोगाद्रो नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.38 × 10⁻23। तो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर शायद हमारा सोल्यूशन का आएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो विजिट करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।